हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम जलक्रमक अथवा तालाब के जल में होने वाले अनुक्रमण यानी कि हाइड्रोसियर और सक्सेशन इन पॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। हाइड्रोसियर यानी कि जलक्रमक का मतलब किसी भी वाटर बॉडी में यानी कि जल में होने वाले अनुक्रमण को हम हाइड्रोसियर यानी कि जलक्रमक कहते हैं। जलक्रमक का विस्तृत अध्ययन हम तालाब, पोखर या झील की सहायता से कर सकते हैं। तालाब में पाए जाने वाला जलक्रमक का प्रारंभ फाइटोप्लैंक्टन से यानी कि पादप प्लवकों से होता है और वो पायोनियर कम्युनिटी यानी कि अग्रज कम्युनिटी कहलाती है, अग्रज समुदाय कहलाता है और यहाँ से धीरे धीरे एक चरम समुदाय की ओर इसका रिप्लेसमेंट होता है, प्रतिस्थापन होता है और अंत में एक चरण अवस्था में वन का निर्माण होता है। तालाब में होने वाला अनुक्रमण अथवा जलक्रमक में पौधे एवं जंतु दोनों के जीवन में अनेक परिवर्तन होते हैं, परंतु यहाँ पर पौधों में होने वाला परिवर्तन जो होता है वो ज़्यादा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इसीलिए यहाँ पर हम जो रिप्लेसमेंट को दिखाएंगे वो हम पादप की अवस्था में दिखाते हैं, ना कि जंतुओं की अवस्था में। इसीलिए पहली जो अवस्था होती है वो पादप प्लवक अवस्था फाइटोप्लैंक्टन स्टेज होती है। दूसरी अवस्था मूल्य निमग्न अवस्था यानी कि रूटेड सबमर्ज स्टेज होती है। तीसरी स्वतंत्र प्लावी अवस्था यानी कि फ्री फ्लोटिंग स्टेज होती है। चौथी नरकुल अवस्था यानी कि रीड स्वैम्प स्टेज होती है। चौथी कच्छ शादुल्य अवस्था यानी कि सैज मिडो स्टेज होती है। छठी वन भूमि अवस्था और लास्ट जो होती है चरम वनीय अवस्था यानी क्लाइमैक्स फॉरेस्ट कम्युनिटी बनती है। तो पादप प्लवक अवस्था जो है वो पहली अवस्था होती है, ये इसकी अग्रज कहलाती है और ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है। जो पादप प्लवक अवस्था होती है वो जो अग्रज के रूप में आती है उसमें सबसे प्रमुख जो जीव होते हैं वो साइनोबैक्टीरिया यानी कि नीले हरे शैवाल होते हैं। ग्रीन एल्गी यानी कि हरे शैवाल, डायटम्स और कुछ जीवाणु आदि फाइटोप्लैंक्टन्स के रूप में आते हैं और यहाँ आने पर ये बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं और वृद्धि करने से यहाँ पर ये प्राइमरी मीडियम यानी कि प्राथमिक माध्यम का निर्माण करते हैं। जल के अंदर प्राथमिक जो जीव होते हैं फाइटोप्लैंक्टन ये स्वयंपोषी होते हैं और अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं और ये तीव्र गति से वृद्धि दर्शाते हैं इनमें, यानी कि वृद्धि जो होती है बहुत तीव्र गति से होती है। इसके कारण यहाँ पर जो होते हैं वो भोजन का निर्माण अधिक होता है, पादपों का निर्माण अधिक होता है। कुछ साइनोबैक्टीरिया और अन्य जंतु ऐसे प्लांट्स ऐसे होते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन के फिक्सेशन की यानी कि स्थिरीकरण की क्षमता होती है और इसके कारण यहाँ पर जो पादप उगते हैं उनके कारण जहाँ पर जो पीएच होता है जल का वो 5 पीएच के आसपास बन जाता है और इससे यहाँ पर सीरियल कम्युनिटी के विकास के लिए उपयुक्त कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं और फाइटोप्लैंक्टन स्टेज के बाद अब मूल्य निम्न अवस्था यानी कि रूटेड सबमर्ज स्टेज आती है, क्योंकि इनके लगातार ग्रो करने से, इनके डेथ होने से, इनकी मृत्यु होने के कारण वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा जमा होने लगता है। अब ऑर्गेनिक मैटर इन ऑर्गेनिज्म के लिए उपयुक्त नहीं होता, इसीलिए इनके स्थान पर अब मूल्य निमग्न अवस्था यानी कि रूटेड सबमर्ज स्टेज आती है। अब इस स्टेज में आने के कारण अब तालाब का जो जल है उसके अंदर पोषक स्तरों का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है और पादप प्लवकों की मृत्यु के बाद ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ता है। इसके कारण अब यहाँ पर जो पानी होता है उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होने के कारण पहले की तुलना में अब एक कीचड़ लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है और कीचड़ लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो छिछली आवासीय स्थान का निर्माण करती है और इसके कारण यहाँ पर अब सूर्य का प्रकाश सरलता से पहुँच पाता है और इसके कारण यहाँ पर जो पौधे उगते हैं वो रूटेड सबमर्ज्ड होते हैं और वो हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं वो सबमर्ज्ड होते हैं, निमग्न होते हैं।
इनमें जो एग्जाम्पल है वो हाइडुला है, वेलिसनेरिया, पोटीमेजाटॉन और यूट्रिकुलेरिया आदि जो पादप हैं वो इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब जो जलोद्भिद पौधे यहाँ पर सरलतापूर्वक ये उगने लगते हैं तो अब इनकी भी मृत्यु होती है और ऑर्गेनिक मैटर और बढ़ने लगता है, और इसके कारण यहाँ पर जो है अब पानी की मात्रा और कम होने लगती है, ऑर्गेनिक मैटर और बढ़ने लगता है। और ये जो अवस्था है, अब जो अवस्था है बनती है, ये मूलीय यानी कि रूटेड जो प्लांट है वो तैरने वाले यानी कि फ्लोटिंग प्लांट्स और जो पत्ती युक्त जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उन पादपों के लिए उपयुक्त हो जाते हैं। इस कारण से इस अवस्था में ऐसे जलोद्भिद पादप उग आते हैं जिनकी पत्तियां बड़ी होती हैं, और पत्तियां बड़ी होने के कारण संपूर्ण जल की सतह पर वो फैल जाती हैं, जिससे क्या होता है कि जिसके कारण जल निमग्न यानी कि जो ये वाले पौधे थे रूट सबमर्ज प्लांट्स थे, अब उनके लिए जो अनुकूल परिस्थितियां थी वो अब अनुकूल नहीं रह पाती हैं, और इसके कारण ये धीमे धीमे अब विलुप्त होने लगेंगे और इनका जो मृत्यु के बाद जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बॉडी में पानी में और बढ़ने लगता है। और वहीं दूसरी ओर इन पादपों की जो पत्ती है वो उन जो अब यहाँ पर डेवलप हुए हैं बड़ी पत्ती वाले पौधे, उन पत्तियों की ऊपरी सतह पर रंध्र यानी कि स्टोमेटा पाए जाते हैं जो वाष्पोत्सर्जन करते हैं, और वाष्पोत्सर्जन के होने के कारण अब पानी यहाँ से तेजी से वाष्प बन के उड़ने लगता है, जाने लगता है, जिससे अब क्या होगा कि जल का स्तर और कम होने लगेगा और ऑर्गेनिक मैटर और बढ़ने लगेगा, क्योंकि जो पौधे यहाँ पर उगते हैं उनकी मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद वहाँ ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने लगता है। इसके बाद अब इन अवस्था के कारण कि जब पानी का जो स्तर होता है वो और धीमे धीमे कम होने लगा है और ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने लगा है, तो अब जो ये स्टेज थी जिन प्लांट्स के लिए भी सूटेबल थी अभी उसके लिए अनुकूल नहीं रहेगी, और अब इस अवस्था में जलाशय में जो जल की मात्रा और कम होने के कारण जो वहाँ पर अब पौधे आते हैं वो फ्री फ्लोटिंग स्टेज वाले आने लगते हैं, और उसमें लेमना, इकार्निया, वुल्फिया और साल्विनिया जैसे प्लांट सब इसमें ग्रो करने लगते हैं। ये पादप भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं और जल जो होता है वो भी वाष्प के रूप में होने लगता है। इन पौधों की मृत्यु के बाद ऑर्गेनिक मैटर और बढ़ता है, जिसके कारण अब वहाँ पर दलदली पौधों के लिए जो परिस्थितियाँ होती हैं वो उपयुक्त होने लगती हैं। इसके बाद रीड स्वैम्प स्टेज आती है। अब जो इस अवस्था में उभयचर पादप जो होते हैं जो एम्फीबियस प्लांट्स कहलाते हैं उनके लिए अब ये कंडीशन उपयुक्त हो जाती है, और इस अवस्था में सिरपस, टाइफा और अन्य प्लांट्स जो होते हैं वो उगने लगते हैं, हाइड्रोफाइट्स होते हैं ये भी, और ये जलाशय में अब पूर्ण रूप से फैल जाते हैं, और अब धीमे धीमे जलाशय में पानी और कम होने लगता है और वो सूखने लगता है। लेकिन अब जो प्लांट्स होते हैं यहाँ पर ये इनका जो रूट्स होती हैं वो नीचे होती हैं, तने का आधारीय भाग नीचे होता है, लेकिन जो इनका एरियल पार्ट्स होता है वो वायु में होता है, और इस अवस्था में जो पादप होते हैं वो कम जल में रहने लगते हैं, और इन कम जल में जो वृद्धि करने वाले पादप होते हैं वो जल जो होते हैं केवल उनकी तली में पाया जाता है, और धीमे धीमे वहाँ पर अब मिट्टी जो होती है या जो सॉयल होती है वो अब धीमे धीमे बनने लगती है और वो सूखने लगती है धीमे धीमे, और वहाँ पर एक मार्श लैंड का निर्माण होता है यानी कि कच्छ भूमि का निर्माण होता है जिसमें पानी थोड़ा सा होता है और सॉइल ज़्यादा हो जाती है अब इसमें। इसके बाद अब सहज मीडो स्टेज आती है। अब जलाशय में जो जल का स्तर है अब वो धीमे धीमे और कम होने लगता है, और मिट्टी यानी कि सॉइल का जो जमाव होता है वो और ज़्यादा आने लगता है। इससे क्या होती है सीड मीडो स्टेज आती है। यहाँ पर अनेक प्लांट जैसे कैरेक्स, जंकस, साइप्रस आदि उगने लगते हैं, और ये भी उभयचर प्रकार के पौधे होते हैं। ये पादप जल में समूहों के रूप में उगते हैं, और पादपों के जलाशय में समूह के रूप से फैलने से और इनकी संख्या ज़्यादा होने से अब वाष्पोत्सर्जन और ज़्यादा होने के कारण अब यहाँ पर जो दलदल होती है वो सीधे ही वायु के संपर्क में आने पर, क्योंकि अब पानी और कम हो जा रहा है, तो दलदल जब पानी के संपर्क में आती है तो अमोनिया और सल्फाइड जैसे पोषक तत्व ऑक्सीकृत होने लगते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और वो नाइट्रेट और सल्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं, और धीमे धीमे अब जो ये जलीय पादप होते हैं वो इसमें वृद्धि कर नहीं पाते, क्योंकि अब कंडीशन इनके लिए अनुकूल नहीं रह पाती हैं, और अब यहाँ पर धीमे धीमे समोद्भिद यानी कि मीजोफाइट्स पौधे जो है उनके लिए कंडीशंस उपयुक्त होने लगती है। अब जलाशय में झाड़ी और छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे वृक्ष जो होते हैं वो उगने लगते हैं।
इसके बाद वुडलैंड स्टेज आती है। अब जो सीड मिडो स्टेज में जो अंत में जब दलदल सूखने लगती है तो वहाँ पर उगने वाली वनस्पति भी धीमे धीमे लुप्त होने लगती है और इससे हर्ब्स और जो श्रब्स होती है यानी कि जो शाक और जो झाड़ियाँ होती है और छोटे वृक्ष जो होते हैं अब वो धीमे धीमे ज़्यादा होने लगते हैं, उनका बाहुल्य हो जाता है वहाँ पर। और वहाँ पर जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो एलनस होता है, अर्जुन होता है, सैलिक्स होता है, पॉपुलस होता है और अन्य ट्रीज़ होते हैं। इस अवस्था में सूक्ष्म जीवों की मात्रा में भी वृद्धि होती है और जो प्लांट्स के लीव्स, स्टेम और जो अन्य पार्ट्स नीचे गिरते हैं अब वो डिट्राइटस की तरह काम करते हैं, अपरद की तरह काम करते हैं और अब धीमे धीमे उनका डिकम्पोजिशन यानी कि अपघटन होने लगता है और अपघटन होने से धीमे धीमे वहाँ पर ह्यूमस की मात्रा बढ़ने लगती है। लिटर जो होता है यानी कि जो डिट्राइटस होता है, अपरद होता है, उससे सूक्ष्म जीव अपघटन करके एक गहरे कलर का, गहरे रंग का अमॉर्फस पदार्थ बनाते से ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस के बनने से वहाँ पर जो मृदा होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि जल धारण क्षमता और एरिएशन यानी कि वायु की मात्रा अधिक होने लगती है, रूट पेनिट्रेशन पावर अधिक हो जाती है। इसके कारण अब मृदा थोड़ी सी अनुकूल हो जाती है अन्य प्लांट्स के लिए और अब उसकी जो उर्वरक क्षमता होती है बढ़ने लगती है और जलाशय की जो भूमि होती है अब उसमें मिनरलाइजेशन होगा ह्यूमिफिकेशन के बाद और मिनरलाइजेशन से वहाँ पर जो मिनरल सॉल्ट्स होते हैं वो मृदा में पहुँचने लगते हैं और अब वो वुडलैंड स्टेज के लिए अनुकूल नहीं रहेगी और अब वो चरम अवस्था की ओर अग्रसर हो जाएगी। वनभूमि अवस्था में जब जीवाणुओं की संख्या, सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है तो ह्यूमस की मात्रा भी धीमे धीमे बढ़ती जाती है और इसके कारण अब जो मृदा है उसका जो नेचर होता है वो चेंज हो जाता है। अब वहाँ पर जो छोटे छोटे प्लांट्स, ट्रीज़ उग रहे थे उनके लिए अब वो परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं रहती है और बड़े बड़े प्लांट्स के लिए परिस्थितियाँ अब अनुकूल होने लगती हैं और वहाँ पर जो छाया से है यानी कि शेड टॉलरेंट जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं और वहाँ पर जो वृक्ष होते हैं वो अब इस चरमीय अवस्था में पहुँच जाते हैं जो वहाँ वृद्धि करते हैं और इस प्रकार से जो वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं वो जलाशय की जो मृदा है उसमें रहने के लिए अनुकूल हो जाते हैं। और अब जो लास्ट स्टेज है, क्लाइमैक्स स्टेज, ये डिपेंड करती है कि किन परिस्थितियों में या किन जलवायु परिस्थितियों में हाइड्रोसीयर हो रहा है। अगर शीतोष्ण जलवायु यानी कि टेम्परेट क्षेत्र में वन बनते हैं तो वो या तो शंकु वन यानी कि कॉनिफिरस फॉरेस्ट बनते हैं या पतझड़ी वन यानी कि डेसिडुअस फॉरेस्ट बनते हैं जिनकी लीव्स ऑटम में गिर जाती हैं। लेकिन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों यानी कि ट्रॉपिकल क्षेत्र में जहाँ पर गर्मी अधिक होती है वहाँ पर जलवायु में सदाबहार वनों का निर्माण होता है और वन समुदाय का जो सर्वोत्तम विकास होता है वो आर्द्र जलवायु में होता है जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से हाइड्रोसीयर में जहाँ पर पहले एक पानी बॉडी थी, वाटर बॉडी थी, वहाँ पर अब एक लैंड बन जाती है और लैंड बनने से वहाँ पर अब फॉरेस्ट बन जाता है और ये प्रक्रम नेचर में चलते रहते हैं और नेचर में इसमें बहुत समय लगता है। प्राइमरी सक्सेशन में इसमें 1000 से 2000 साल लगते हैं जबकि जो सेकेंडरी सक्सेशन में 100 से 200 सालों का समय लगता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।